अस्सलाम वालेकुम। दिस इज आसिफ जमील कुरैशी, AJQ, जस्ट फॉर यू। आज का वीडियो क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग है क्या? ये एक मुतबादिल टेक्निक है जो कि मॉडर्न सेंट्रल बैंक्स इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कम अरसे के अंदर इकॉनमी को एक बूस्ट दे सकें। एक चीज़ ध्यान में रखें, जो अमेरिकन सेंट्रल बैंक है, ये जो अमेरिकन स्टेट बैंक है, उसका नाम है फेडरल रिजर्व। जब 2008 में स्लम्प हुआ था अमेरिका के अंदर, इकोनॉमिक स्लम्प, तो फेडरल रिजर्व ने क्वांटिटेटिव ईजिंग यूज़ की थी। इन्होंने 3 मेजर राउंड्स किए थे और ये तब से ये टेक्निक बड़े रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वक़्त से लेके अब तक। एक डिबेट है इसकी इश्यूज और पॉसिबल डेंजर्स के ऊपर। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि ये बड़ा बेहतरीन एक टूल है जो कि सेंट्रल बैंक्स के टूल किट के अंदर मौजूद है। वेराज कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये है काउंटरफीटिंग मनी, यानी नकली मनी, नकली पैसा क्रिएट करना। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? क्वांटिटेटिव ईजिंग को अगर हम आसान तौर से अगर इस तरीके से अगर हम समझें तो इसका मतलब है कि आप एडिशनल मनी डाल रहे हैं अपने फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। ये ज़रा मॉडर्न रिसेंट एक कह लें कि फिनोमेना है कि सारे प्रॉस्परस किस्म के सेंट्रल बैंकर्स जो दुनिया में हैं, वो ये क्वांटिटेटिव ईजिंग को इस्तेमाल करते हैं। बैंक्स लाइक फेडरल रिजर्व या यूरोपियन सेंट्रल बैंक या बैंक ऑफ जापान, ये सारे के सारे इंटरेस्ट रेट्स को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर क्रेडिट टाइट है या बैंक्स इतना ज़्यादा लेंड नहीं कर रहे, तो ये सेंट्रल बैंक्स सिंपली इंटरेस्ट रेट्स को कट करेंगे ताकि लेंडिंग बूस्ट हो जाए। और इसका बिल्कुल उलट भी कर सकते हैं, वो इंटरेस्ट रेट्स को रेज करेंगे जब बहुत ज़्यादा लेंडिंग हो रही होगी और इन्फ्लेशन का बहुत खतरा होगा। लेकिन अगर हम 2008 की 2007 की जो इकोनॉमिक क्राइसिस को अगर हम गौर से देखें, तो ये मेजर्स उस वक्त इन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया था। सारे के सारे सेंट्रल बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को तकरीबन ज़ीरो के करीब कर दिया था, लेकिन फिर भी वो लेंडिंग को प्रमोट नहीं कर सके थे। तब ये फिनोमेना जो है, ये इसने आप कह लें कि जन्म लिया और क्वांटिटेटिव ईजिंग वजूद में आई। जब भी ये बैंक्स, इसकी एक मेथोडोलॉजी हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी सेंट्रल बैंक्स क्वांटिटेटिव ईजिंग करते हैं, इसका मतलब ये है कि या तो ये सिस्टम के अंदर पैसे इंजेक्ट कर रहे हैं या ये सिस्टम के अंदर से पैसे निकाल रहे हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। एक इनके दिमाग में कोई टारगेट हो सकता है कि जी इतनी लेंडिंग होनी ज़रूरी है या इतना इन्फ्लेशन रेट हम अचीव करेंगे तो हमारे लिए ज़रूरी, इट हैज़ टू बी मेट। इन केस जी ये कि इन्फ्लेशन रेट बहुत कम है और लेंडिंग भी बहुत कम है, तो सेंट्रल बैंक्स नया पैसा क्रिएट कर सकते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग को इस्तेमाल करके, और फिर नए एसेट्स प्रोक्योर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसका बेसिक प्रीमाइस ये है कि सेंट्रल बैंक्स कोई बॉन्ड्स नहीं खरीदते एग्जिस्टिंग मनी से, बल्कि नया पैसा क्रिएट करते हैं और उससे अपनी परचेजेस जो इन्होंने नई करनी होती हैं वो करते हैं। न्यू मनी सप्लाई जो है वो ड्रॉप कर जाती है इन टर्म्स ऑफ द लेंडिंग रेट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग मनी, और थियोरेटिकली इसका मकसद ये है कि ये बूस्ट करे लेंडिंग इकोनॉमी के अंदर और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर थोड़ा सा आप कह लें कि एक बूस्ट लेके आए। इसका एक साइड एंगल भी है जिसको हम कहते हैं एसेट परचेज प्रोग्राम। अब एसेट परचेज प्रोग्राम है क्या? सेंट्रल बैंक्स एक बड़ी मिकदार में एसेट्स खरीदते हैं मार्केट से, और ये एसेट्स लेते किस तरह है, उस पैसे से जो ये पैसा क्रिएट करते हैं। तो ये अमाउंट ऑफ एसेट्स जो कि सेंट्रल बैंक्स लेते हैं, ये
सिस्टम के अंदर पैसे पंप करते हैं। फॉर इंस्टेंस कंसिडर द केस के जब 2008 के अंदर वो मैसिव सा बेल आउट दिया था अमेरिका के अंदर, जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी 2008 से पहले फेडरल रिजर्व की जो बैलेंस शीट थी वो खड़ी थी तकरीबन 880 अरब डॉलर्स के ऊपर। तो इसका मतलब ये समझें कि जो फेडरल रिजर्व ने इतने सारे सालों के अंदर जितने भी पैसे अपने सिस्टम में पंप किए थे उनकी टोटल क्वांटिटी वाज 880 अरब 880 बिलियन। जब एकदम से क्वांटिटेटिव ईजिंग का उन्होंने सहारा लिया और कुछ अरसे किया तो 2015 तक फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट पहुंच गई थी 4 ट्रिलियन पे। इन्होंने ये पैसे 5 गुना आप कह लें कि उस यानी 880 अरब के क्रिएट किए थे और बहुत ही कम स्पैन ऑफ टाइम के अंदर। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग जो कि आजकल की मॉडर्न बैंकिंग है, देखें कि उसके अंदर क्वांटिटेटिव ईजिंग का दखल क्या है। जितने भी अमाउंट ऑफ मनी जब ये सेंट्रल बैंक्स क्रिएट करते हैं इस कैन बी टर्म्ड एज हाई पावर्ड मनी। इसका मतलब ये है कि ये पैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, स्टेट बैंक्स इसको यूज कर सकते हैं, जिसमें ये मनी सप्लाई को मजीद बड़ा और फ्लुएंट बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एवरी डॉलर जो इशू हो रहा है, जो फेडरल रिजर्व जो अमेरिकन सेंट्रल बैंक है वो बॉन्ड्स खरीदता है इन द नेम ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग। इससे होता ही है कि और बहुत सारे डॉलर्स सर्कुलेशन में आ जाते हैं मार्केट के अंदर थ्रू द यूज ऑफ द फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। एक मैं आपको रफ आइडिया दे दूं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या है, कि जिसके अंदर आपको एक फ्रैक्शन अपने रिजर्व्स के अंदर शो करना होगा, जस्ट एज द वर्ड इज। तो इसका मतलब एक और एंगल से अगर हम चेक करें तो हमें समझ आती है कि फेडरल रिजर्व केपेबल है एक सिवियर किस्म की इन्फ्लेशन को करने में भी अपने एसेट परचेज प्रोग्राम के थ्रू। तो एक प्रिवेलिंग सा आप कह लें कि एक व्यू पॉइंट है एक्सपर्ट्स के दरमियान, वो ये है कि ये एक्सपेंशनरी पॉलिसीज जो कि इस्तेमाल की गई हैं ये मसनूई तौर के ऊपर प्रॉप करते हैं एसेट मार्केट्स, और ये अपने एक कह लें नाकामी को, फेलियर को छुपा रहे होते हैं। कहाँ से? सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस से। इसके ऊपर मैं एक मजीद वीडियो भी करूंगा, अनकरीब आ जाएगा। इस इशू का क्वांटम क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये जरा इसको ज़हन-नशीन करें कि जो शेयर स्केल है क्वांटिटेटिव ईजिंग का मेक्स इट इनटू अ माइंड बॉगलिंग अफेयर। हमें अब एक चीज तो पता है कि फेडरल रिजर्व का जो बैलेंस था या उसकी जो बैलेंस शीट थी वो 5 से 7 गुना मादरत 5 गुना बढ़ गई थी 7 सालों के अंदर सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस के एकदम बाद। ये इसलिए बढ़ी थी कि फेडरल रिजर्व ने 85 अरब डॉलर मार्केट के अंदर पंप किए थे हर महीने थ्रू एसेट परचेजेस। तो फेडरल रिजर्व बेसिकली करते क्या है, ये यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदते हैं जिस भी बैंक से इनको मिल जाए एट द लोएस्ट रेट। प्रॉब्लम अब ये है कि यूएस गवर्नमेंट और ट्रेजरी और फेडरल रिजर्व इस क्वांटिटेटिव ईजिंग का खात्मा चाहते हैं, दे वांट टू एंड इट। लेकिन अब मार्केट इतना डिपेंडेंट हो गया है क्वांटिटेटिव ईजिंग के ऊपर कि जब तक ये लिक्विडिटी शॉर्ट्स नहीं दिए जाते मार्केट सस्टेन नहीं होता। तो अगर आज की तारीख में फेडरल रिजर्व ये बॉन्ड्स को खरीदना बंद कर दे, एक सिवियर किस्म की डिमांड शॉर्टेज मार्केट के अंदर आ जाएगी, क्योंकि 85 अरब डॉलर हर महीने जो वो पंप कर रहे हैं ये बड़ी सिग्निफिकेंट डिमांड मार्केट के अंदर क्रिएट कर जाते हैं। इस डिमांड को एकदम से डिमिनिश नहीं होना चाहिए।
इसी वजह से क्वांटिटेटिव ईजिंग आज इसकी इसकी स्टैंडिंग ये है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैटर्स के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस के ऊपर एग्जिस्ट करती है और एक हाईली डिस्कस्ड टूल है ग्लोबल बॉडीज जिसको यानी आप कह लें मुतबादिर तौर पे डिस्कस कर रही होती हैं। ये ग्लोबल बॉडीज क्या है, इस मिसाल के तौर पे वर्ल्ड बैंक हो गया या आईएमएफ हो गया। सारी मार्केट्स इस दुनिया में अमेरिका के साथ कनेक्टेड हैं इन वन वे और दी अदर। तो कोई भी पॉलिसी चेंज अमेरिका में अगर आता है, भले वो क्वांटिटेटिव ईजिंग के हवाले से हो, इसके कोई ग्लोबल रेमिफिकेशंस यानी असरात पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेंगे। तो दुनिया बहुत गौर से देख रही है, अपनी आंखें टिकटिकी के अंदर बांध के देख रही है कि ये पॉलिसी आखिरकार ये कैसे प्ले आउट करेगी इन द लॉन्ग रन। दिस इज आसिफ जमील कुरैशी साइनिंग ऑफ फॉर विद टुडेज वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों को बताएं ताकि वो चैनल से आके मेरी बताई हुई चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सकें। टिल द नेक्स्ट टाइम, दिस आसिफ जमील कुरैशी। अल्लाह हाफिज़।